आज से हमें क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने बीजगणित में काफी सारी बातें कर ली है, हमें निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बेसिक सी बातें हमने जो समझी थी उन्हें और आज पढ़ना है। और इसके अलावा आज की क्लास में हम सरल रेखा ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे और सरल रेखा पर सवाल करना शुरू करेंगे। ठीक है, किस पे सवाल करेंगे? हम सरल रेखा पे आज सवाल करना शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ फिर आने वाली क्लासेस में, है ना, मतलब आने वाली 2-3 क्लासेस में हम अवकलन और समाकलन वगैरह डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, मैंने आपको पिछली क्लास में, मतलब कल की क्लास में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा आइडिया जरूर दे दिया था, है ना, कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, उससे जुड़ी कुछ बात। अब निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमने ये देखा था सर कि हमारे पास एक एक्स अक्ष होती है, एक वाई अक्ष होती है। अब एक्स अक्ष और एक्स वाई अक्ष दोनों जहां एक दूसरे को काटती है, इनका जो कटान बिंदु होता है ये कहलाता है ओ। ओ मतलब होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। अब इसमें हमें क्या क्या और पता है? हमें यह पता है सर कि इसमें ये वाली जो दिशा होती है प्लस एक्स होती है, ये माइनस होती है। वीई मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ना, ये प्लस वाई होगी, ये माइनस वाई होगी। इतनी बातें हमने कर ली थी, इतना हमने सब कुछ समझ लिया था। अब यहां पर हमें और क्या क्या पता होना चाहिए। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में देखें तो निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु क्या है सर? ये मूल बिंदु है यहाँ पर। अच्छा, तो अब इधर पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, इधर नेगेटिव होता। अच्छा, अब यहां पर हमें फिर से एक बेसिक सी बात कल मैंने बताया था, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं बेसिक से, कि अगर मान के चलो कोई भी एक बिंदु है, इसके निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? तो इसके निर्देशांक लिए जाते हैं एक्स कॉमा वाई से। ये क्या दर्शाते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई यह दर्शाते हैं कि एक्स अक्ष में दूरी, एक्स अक्ष में आप कितना चले, और ये आपको बताता है वाई अक्ष में आप कितना चले। क्या बताता है? एक बताता है एक्स अक्ष में कितना चले, एक बताता है वाई अक्ष में कितना चले। तो अगर मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं 2,3, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक्स अक्ष में 2 चला हूं और वाई अक्ष में 3 चला हूं। ठीक है, तो एक्स अगर मैं 2,3 लिख रहा हूं, 2,3 लिख रहा हूं, तो यह 2,3 का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2,3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर मैं एक्स अक्ष में 2 चला हूं, वाई अक्ष में 3 चला हूं। तो ये कैसे पहुंचूंगा मैं? यहाँ पर 2 और यहाँ पे फिर 3 ऊपर जाके तो इस बिंदु पर पहुंचूंगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसमें यह समझे कि सर इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने इस पूरे तल को कितने चतुर्थांश में तोड़ दिया, तो हम ऐसा समझ सकते हैं सर कि एक्स और वाई अक्ष ने इस पूरे तल को 4 चतुर्थांश में तोड़ दिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। अब इन चारों चतुर्थांश में क्या खास बात होगी? अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में क्या हो रहा है बेटा? इसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, मतलब इसका एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसे मैं लिखता हूं पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होगा इसमें। अगर इसमें देखें तो एक्स नेगेटिव में आएगा और वाई पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव आएगा। इसमें एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव आएंगे और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव में आएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक्स या इसे हम भुज भी कहते हैं और वाई या इसे हम कोटि भी कहते हैं। तो इसमें हम एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष में से विभाजित एक तल है और इसमें अगर हमें कोई भी बिंदु दिया जाए तो हम पता कर सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में है ना। जैसे अगर हम बोले यहाँ पर कि अगर मेरे पास एक बिंदु है 5,-3, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चौथे क्वाड्रेंट में होगा, या चतुर्थांश हम इसे बोल सकते हैं।
ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए बेटा कि अगर मेरे पास दो बिंदु है तो उन दो बिंदु के मध्य दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। क्या अगली इंपॉर्टेंट सी बात है, दो बिंदु, ये सब कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा वैसे, दो बिंदु के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी दो बिंदुओं के मध्य दूरी, बताओ भाई। तो सर कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान के चलो मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु को मैंने बोला x1, y1, एक बिंदु को मैंने बोला x1, y1 और दूसरे बिंदु को बोला मैंने x2, y2, है ना। मतलब कोई बिंदु हो सकता है, कहीं भी हो सकता है स्थल में, किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। तो हम इनके बीच में जो दूरी निकालेंगे, दूरी d जो होती है बेटा, दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हमारे पास बेसिक सूत्र होता है। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम वैसे हमने ना कक्षा 10वीं में भी पढ़ा, 99% में ऐसा ही होगा कि x दिशा होगी और y दिशा होगी, या x होगा y होगा, लेकिन कभी कभी त्रिविमीय भी हो सकता है, मतलब x हो, y हो और z। अच्छा, z अक्ष कहां से आएगी, z अक्ष कहां से आएगी, तो इसको ऐसा समझते कि अगर मान के चलो जमीन पर कोई इधर चल रहा है तो x में चल रहा है, जमीन पर कोई इधर चल रहा है तो y में चल रहा है। मान के चलो तुम्हारी कॉपी है, तो कॉपी के अगर ऊपर अगर एक चींटी है, तो चींटी अगर इधर जा रही है तो x में चल रही है, इधर जा रही है तो y में चल रही है, तो z कहां आएगा, z कहां आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात, ये कहां आएगा, 3D में आएगा, आकाश में आएगा। अगर चींटी ऊपर उड़ जाए तो ये क्या हो जाएगी, z में आ जाएगी। तो अगर मेरे पास ये मेरी कॉपी है, तो कॉपी के तल के लंबवत, जैसे मेरी कॉपी यहां रखी थी, तो कॉपी के तल के लंबवत, तो ये वैसे z अक्ष होगा वो ऐसा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर z अक्ष भी होता तो जैसा अगर मान के चलो मेरे को बोला होता और यहां पर ऐसा एक और फॉर्मूला दूसरा बना लेते हैं हम, कि यदि मेरे पास बिंदु जो है ऐसे दिए होते x1, y1, z1, तीन बिंदु दिए, ठीक है, x2 मतलब तीन निर्देशांक दिए, x2, y2, z2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी निकालनी है, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं वो दूरी d, देखो वो कैसे निकलेगी, ये दूरी d जो हो जाएगी वो हो जाएगी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अगर z होगा तो इसमें z भी जोड़ देंगे जैसे सेम कर रहे थे। इसमें एक दो एग्जाम्पल करते ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए, है ना। तो यहां पर कैसे एग्जाम्पल हो सकते, मान के चलो मेरे को क्वेश्चन में बोला, सवाल में बोला, क्वेश्चन में बोला बिंदु मेरी प्यारी बिंदु 2,3 और 5,7 के मध्य दूरी बताइए। दूरी क्या होगी, जल्दी से करके बताएंगे सभी प्यारे चीते, है ना। सवाल खत्म करते ही उनके आ गए जवाब। क्या होगा सर, √d हो गई, √x2 - x1, तो एक x वाले थे, ये रहा इसका x, ये रहा इसका x, तो हो गया 5 - 2 का स्क्वायर प्लस ये रहा y, ये रहा y, 7 - 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह हो गया 5। 3, 4, 5 का त्रिभुज बोला था, d बराबर होगा सर √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। क्या करना है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो कितना आ रहा है यहां पर देखिए, ये आएगा सर √2 का स्क्वायर प्लस ये 5, एक और एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,
6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा? -3 का वर्ग। तो कितना आ रहा है देखते हैं। ये हो जाएगा सर √4 + 36 + 9। तो कितना हो गया सर? सर ये हो गया 40 और 49 वर्गमूल 49, या मैं इसे 7 लिख सकता हूं, 7 इकाई। कुछ नहीं लिखा तो 7 इकाई लिखना है हमें ना। इकाई मतलब यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट हो सकती है। बहुत ही मजेदार बात। हाँ 7, 100% 7 आया। हमने जो पढ़ा, अच्छा अगर मैं तुझसे मूल बिंदु से दूरी पूछता, मूल बिंदु से दूरी यहीं पर ही लिख देते, छुटका से तो फॉर्मूला बनेगा। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, आप लोग चाहो तो अगले पेज पे भी लिख लो। मूल बिंदु से दूरी, अगर मान के चल एक बिंदु, दो में से एक बिंदु मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है सर 0,0। क्या होगा? 0,0 होगा। वहां -3 है तो माइनस होगा ना बेटा, -3 कहीं नहीं है। चल, तो यहां पर दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? सर मूल बिंदु से दूरी होगी, एक बिंदु अगर मूल बिंदु तो एक बिंदु तो 0 हो गया। तो अगर एक बिंदु 0 हो गया है तो इसमें से अगर मान के चल ये 0 हो गया तो यहां पर केवल एक ही बचेगा, √x + x² + y² ही बचेगा। क्या बचेगा? x² + y² बचेगा। अगर मान के चलो ये वाला जो बिंदु था, इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी होती हमसे, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछी होती, तो इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी पूछी होती तो ये कितनी दूरी होती? ये होती √x² + y²। क्यों सर? आसान सी बात है, ये तो 0,0 हो गया, तो क्या करेगा? x - 0 y - 0, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, तो 0 माइनस करने से कुछ नहीं होता, √x² + y² आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ बेटा, ये 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3 होगा, और -3 का वर्ग करेगा तो 9 आएगा। नेगेटिव संख्या का वर्ग पॉजिटिव होता है। 5वीं पास से तेज बन जा। देखो अब इसमें हमें एक और बात पढ़नी है कि सर ये तो हम पढ़कर आए हैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। एक और बात होती है जिसमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमें, वैसे ये पूरे फिजिक्स में एक ही बार ये बात लगेगी, एक बार लगेगी, क्या कि हमारे पास एक लाइन से एक बिंदु की दूरी, क्या लगेगी? एक बात, किसी रेखा से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी मतलब मेरे पास एक सरल रेखा दी गई है, उसकी किसी एक बिंदु से दूरी निकालनी। जैसे मान के चलो मेरे पास यहां पर एक सरल रेखा है, कैसे बनाए? ऐसे बना देते, चलो सीधी बना देते। ये एक कोई सरल रेखा है। अब सरल रेखा कहीं भी हो सकती है, एक्स वाई तल में कहीं भी हो सकती है। तो इसमें हमारे पास सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है ax + by + c = 0। ठीक है, यह हमारे पास एक सरल रेखा का समीकरण हो गया। अब इस सरल रेखा से मान के चलो कुछ दूरी पर एक बिंदु है, यह बिंदु हो गया x1 y1 हो गया। अब दूरी निकालनी है सरल रेखा से इस बिंदु की, तो सर ये तो दूरियां तो अनंत दूरियां संभव है। हाँ, क्योंकि यहां से अगर मैं देखूं तो ये भी दूरी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, कौन सा वाला आंसर होगा? तो यहां पर जब ना बोला जाए तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमें लंबवत दूरी ही देखना है ना। यहां पर इस लाइन के लंबवत दूरी क्या होगी वही हमें पता करना है। ठीक है, तो लाइन के लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? तो सर ये रही लाइन, इसके लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? तो इसका जो सूत्र होता है ना, ये वैसे गणित का सूत्र है, वैसे हमें पूरे फिजिक्स में एक ही बार काम आएगा, तो बस अभी मैं लिखवा देता हूं सूत्र, एक क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। ये होगा ax1 + by1 + c बटे में √a² + b²। क्या कर दिया गुरुजी ये आपने? देख, पहली बात तो ये डंडे क्या लगा हुआ है? ये मॉड लगा हुआ है। मॉड लगा हुआ है मतलब क्या होता है इसका?
इसका मतलब क्या होता है, मॉड लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि इसमें से हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है यहां पर, है ना। मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमें मॉड लगा दिया, मतलब इसमें अगर आंसर अंदर नेगेटिव भी आ जाता तो लेकिन हमें उसका पॉजिटिव ही लेना है, परिमाण ही लेना है, पहली बात। दूसरी बात, ये फॉर्मूला क्या है, देख बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर ये जो समीकरण होगा, इसमें जिस बिंदु से दूरी निकालनी है उसके निर्देशांक रख दे एक्स और वाई में, एक्स और वाई में उसके निर्देशांक रख दे। मतलब यहां पर ये इसके x की जगह x रख दे, y की जगह y रख दे, बस ये ax1 प्लस by 1 प्लस c हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जैसे इसमें एक सवाल कर देखते हैं, एक सवाल कर देखते हैं। मान के चलो मेरे पास एक लाइन, मेरे पास लाइन दी गई है 3, ऐसा करते हैं 6x प्लस 8y माइनस 5 बराबर 0 की दूरी, इस लाइन की दूरी 1,1 से क्या होगी, 1,1 से क्या होगी, ये पूछा है आपसे। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। क्या हम इसमें करेंगे सर, हमारे पास यही सूत्र होगा, यही करना है। d बराबर मॉड लगा दो, ये ऐसा कर दे, क्या करना है, क्या ट्रिक है, कैसे याद रखना है, ये समीकरण ऐसा कैसा रखो 6, अच्छा x की जगह x के निर्देशांक 1 प्लस 8 y की जगह y के निर्देशांक माइनस 5 बटे में अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यह आंसर है, यह आंसर है। कितनों को ये बात समझ में आ गई, 9/10 प्रियाग्नि, बहुत ही प्यारा नाम बेटा ये तो। कितना आएगा देखें, आओ मिलकर करें। तो सर ये होगा 6 प्लस 8 माइनस 5 बटे में ये हो जाएगा अंडर रूट, कितना है 36 प्लस 64। अच्छा सर ये क्यों लगा रहा हूं, ताकि वैल्यू पॉजिटिव ले हम बाहर। ये हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, 9 बटे में ये होगा अंडर रूट 100, 36 प्लस 64 करोगे 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 या 0.9। क्या ये छोटी छोटी सी बातें सभी को समझ में आ रही है, क्या ये छोटी छोटी सी बातें सभी को समझ में आ रही है। अच्छा अगर मूल बिंदु से दूरी बोलते तो क्या करते, मूल बिंदु से दूरी करते तो 0,0, मतलब यहां 0 और यहां भी 0 आ जाता। मूल बिंदु से दूरी निकालना और आसान है, मूल बिंदु से दूरी निकालना और आसान है। अच्छा एक बात बता दो, क्योंकि अभी जैसे कुछ लोगों ने पूछ लिया रूट 5 जो होता है ये 25, ये रूट 5, ये 5 कहां से आया, तो इसलिए बस मैं अपने मन की तसल्ली के लिए बातें पूछना चाहता हूं आपसे। क्या तुम लोगों को ये तो समझता है ना कि अगर मेरे पास यहां पर एक निर्देशांक दे रहा हूं मैं ना, मान के चलो मैंने तुम्हें ऐसा पूछा कि तुम 8वीं 9वीं 10वीं में कुछ पढ़े या ना पढ़े, अच्छा चलो ना भी पढ़े तो अभी जो मैंने बताया वो कितना समझ में आया। मैंने लिखा यहाँ पे 5,0, तो ये बिंदु कहां आएगा, 5,0 कहां पर आएगा, ये कहां आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा। और अगर मैंने यहां पे लिखा तो कैसे आएगा एक्स अक्ष पर, क्योंकि देखा ये बेटा तो 5 चला एक्स में, वाई में तो चला ही नहीं। देखिए अगर मेरे पास ये निर्देशांक है तो अगर हम चले तो यहां से 5x पर चले, बस उसके बाद में वाई में तो ऊपर उठे ही नहीं, तो यही रहेगा, तो ये 5,0 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैंने बोला होता -3,0 तो कहां होता, ये सर यहां से आप इधर आ गए, अब माइनस में आ गए, तो ये x अक्ष पर ही होता लेकिन नेगेटिव में होता। इसी प्रकार से अगर मैंने बोला था 0,8 तो कहां पर होता, मैं कहां पर होता, मतलब सर अब आप x अक्ष में नहीं चले, हाँ x अक्ष में तो आगे नहीं बढ़ा, y अक्ष में बढ़े सर आप यहां पर, तो कौन सा अक्ष हो गया,
y अक्ष हो गया। क्या हो गया? y अक्ष हो गया। y अक्ष पर। क्लियर है मामला? ठीक है कहानी? ओके, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए ग्राफ का। ग्राफ अब हमें निर्देशांक ज्यामिति समझ में आ गई, तो हम ग्राफ पढ़ेंगे और कौन कौन से ग्राफ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो हम समझते हैं। आज का मेन टॉपिक है हमारा ग्राफ। ग्राफ क्यों पढ़े सर? सबसे पहली बात तो है ना, ग्राफ क्यों पढ़े? क्योंकि देखो, ग्राफ हमारी जिंदगी आसान बनाता है। ठीक है, ग्राफ हमारी जिंदगी आसान बनाता है। अच्छा, आसान कैसे बनाता है? अगर हम ग्राफ समझे, तो ग्राफ क्यों पढ़े सर? ग्राफ नहीं पढ़ना मुझे ग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ क्यों पढ़ना पड़ेगा? ग्राफ क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये समझते हैं क्या होता है बेटा, कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक छोटी सी कहानी है। क्या? चिंटू चला अपनी BMW लेकर, वो चला पहले नियत वर्ण से, फिर उसके बाद में उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद में वो चला नियत वेग से, फिर उसके बाद में उसको सामने गड्ढा दिखाई दिया, उसने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, फिर ब्रेक लगाने के बाद में उसकी गाड़ी की स्पीड फिर से नियत हो गई, और फिर उसके बाद में गड्ढे से बाहर निकली गाड़ी, फिर उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर अधिकतम वेग आ गया, फिर उसे अचानक से सामने एक मुन्नी दिखाई दे गई, उसने ब्रेक लगा दिया और गाड़ी रोक दी। अब ये जो इतनी सारी बातें मैंने बोली आपको, क्या आप इतनी सारी बातें हमेशा याद रख सकते हो? नहीं सर, कुछ ना कुछ तो भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो भूलेंगे ही ना। तो ये कैसे हम इसको याद रखें? तो इस पूरे के लिए हम क्या कर देंगे? ग्राफ बना देंगे। देखो, अगर मैं ग्राफ बताऊं तो ये इतनी सारी जो मैंने बातें बोली ना, वो नहीं बोलूंगा तो भी तुम समझ जाओगे। मान के चलो यहाँ पे एक मैंने VT ग्राफ बनाया, वेग और समय के मध्य। चला, रुका, बड़ा, मुन्नी दी, देखो क्या बताना चाह रहा है ये ग्राफ? क्या बताना चाह रहा है ग्राफ? ये ग्राफ बोल रहा है यहां पर वेग बढ़ा, वेग नियत हुआ, वेग कम हुआ, फिर वेग नियत हुआ, फिर वेग बढ़ा, फिर वेग शून्य हो गया, रुक गया। बस इतनी सी कहानी थी। तो ये जो इतना सारा बोला वो ग्राफ ने चुटकियों में हमें बता दिया। तो ये ग्राफ ऐसे हमारी जिंदगी आसान बनाएगा, है ना। ग्राफ बनाते मतलब हमें बहुत सारी चीजें बोलना नहीं है, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं या सीधे सीधे हम बना सकते हैं। अब ग्राफ हमारे पास कैसे कैसे बनेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा एक झलक दिखला वाला प्रोग्राम कर लेते हैं ना। जैसे अगर मान के चलो हमारे पास जो समीकरण है, मतलब या हमारे पास पूरे फिजिक्स में हमारे पास जो सूत्र बनेंगे उन्हीं के कुछ ना कुछ ग्राफ बनेंगे। तो हमारे पास कैसे कैसे सूत्र बनेंगे या कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं? तो उसके लिए जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला v बराबर u प्लस at होता है, इसमें v और t के मध्य ग्राफ बनाओ। या इसके अलावा है ना, हमने बोला कि जैसे गतिज ऊर्जा जो होती है वो संवेग का वर्ग बटे में 2m होती है या हाफ mv² होती है। तो यहाँ पर v और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाओ, p और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाओ। या हमने बोला, मान के चलो हमने बोला कि सर हमारे पास pv इक्वल्स टू nRT होता है, तो यहाँ पर p और v के मध्य ग्राफ बना के बताओ। या जैसे अगर किसी ने कक्षा 12वीं पढ़ी हो तो गतिज और ये विद्युत क्षेत्र किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण होता है KQ बटे में R का स्क्वायर। तो यहाँ पे R और E के मध्य ग्राफ बना के बताओ। या V बराबर होता है KQ बटे में R, तो यहाँ R और V के मध्य ग्राफ बना के बताओ। तो ऐसे ग्राफ हमें पूछे जाएंगे और ऐसे ग्राफ हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि कौन सा ग्राफ कब बनता है, किसके लिए कैसा ग्राफ बनता है। और इसके बाद में अगर हमारे पास ग्राफ बन रहा है तो हम वो ग्राफ में और क्या क्या चीजें समझ सकते हैं और हम खुद से कैसे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे मान के चलो ये पहला समीकरण है ना, पहली चीज से शुरुआत करते हैं। तो अब हमारे पास देखो, हमेशा जरूरी नहीं वेग और समय ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हम x और y के मध्य बनाएंगे, क्योंकि x और y तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं।
एक्स और वाई तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला ग्राफ अब आज हम बनाना सीखेंगे वो है सरल रेखा। क्या? सरल रेखा। सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनता है या सरल रेखा क्या होती है? जब भी हमारे पास है ना, जब भी हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब जो एक्स अक्ष पे बन रहा है और जो वाई अक्ष पे, उन दोनों की अधिकतम घात एक होती है। दोनों की अधिकतम घात एक होती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास सरल रेखा बनता है। उस कंडीशन में क्या बनता है? सरल रेखा। तो जैसे अगर मान के चलो मेरे पास कभी एक बहुत छोटी सी बेसिक सी बात बता रहा हूं फिजिक्स की, ध्यान से समझना। अगर मान के चलो मैंने बोला y समानुपाती है x के, ये अभी सरल रेखा समझेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा फिजिक्स भी समझना होगा हमें। क्या होता है, आगे हमारे पास ऐसे बहुत सारी जगह होती है या बहुत सारे, हम जब भी जैसे आपने क्लास 11 पढ़ी होगी या क्लास 12 अगर किसी ने पढ़ी हो, तो उसमें समानुपाती के चिन्ह बहुत बार देखा होगा। जैसे अगर हमें बल बताना है तो हमने दो आवेशों के मध्य बल या गुरुत्वाकर्षण पढ़ा हो, तो उसमें कक्षा 9वीं में गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो द्रव्यमानों के मध्य बल समानुपाती होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल से, और वेग क्रमानुपाती होता है उनके मध्य दूरी की। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो जब भी समानुपाती का चिन्ह आता तो इसका मतलब क्या होता है ना, एक बार इन सब का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिजिक्स के एक सवाल हमारे बहुत सारे आसान और डायरेक्ट कर देगा। कैसे? मान के चलो हमने बोला समानुपाती है, तो इसका तात्पर्य क्या है बेटा? इसका तात्पर्य है कि सर जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। मतलब x डबल होगा y भी डबल होगा, x ट्रिपल होगा y भी ट्रिपल होगा, x 10 गुना होगा y भी 10 गुना हो जाएगा, x 1000 गुना हो गया y भी 1000 गुना होगा। इसका मतलब होता है समानुपाती, है ना। क्या उसका मतलब है? समानुपाती। तो यहां पे चाहो तो आप लिख लो x y समानुपाती। x की, ठीक है, y समानुपाती है x के। अच्छा, और x और y दोनों की अधिकतम घात एक है। x और y दोनों की अधिकतम घात कितनी है? एक एक है। तो उस कंडीशन में दोनों की अगर अधिकतम घात एक एक होती है, तो उस कंडीशन में जब भी हम यहाँ पे से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, अभी पूरे फिजिक्स का नियम है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब कुछ ना कुछ नियतांक आएगा। तो जैसे कि जैसे अगर हम बताएंगे f समानुपाती था m1 m2 बटे में r के स्क्वायर के, तो यहां पर से जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या बना? f बराबर g m1 m2 बटे में r का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ सर? ये नियतांक आया g। ऐसे हर जगह आएगा, कोई ना कोई नियतांक हर बार होगा ही होगा। तो जब यहाँ पर हटा रहे तो ये नियतांक हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, वो तो जो सर होंगे वही हमें बताएंगे, मतलब जो क्लास में होंगे वो हमें बताएंगे, या इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो तो उससे हम समझेंगे। बाकी अभी हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया m ही क्यों नाम दिया है इसको, अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे सबको छोड़ दूं, मैं बोलूँ कि यार इस सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, है ना। अगर मैं तुम्हें एक समीकरण दे देता y बराबर mx, m क्या हो सकता है? m कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, m कोई भी संख्या हो सकती है। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं y बराबर mx है, m कोई भी संख्या हो सकती है बेटा, तो क्या आप इसका ग्राफ मुझे बनाकर दे सकते थे? अगर मान के चलो मैं तुम्हें ग्राफ नहीं पढ़ाया होता, तो क्या इसका ग्राफ बनाकर दे सकते थे? अगर तुम्हें कभी भी ग्राफ बनाना हो किसी भी चीज का, कभी भी ग्राफ बनाना हो किसी भी चीज का, तो कैसे बनाओगे? सर हमको मैडम ने सिखाया था। क्या सिखाया था? मैडम ने हमको सिखाया था और हम सीखे भी थे। क्या सीखे थे? कि सर अगर हमें ग्राफ बनाना है कभी भी किसी भी चीज का, y बराबर mx का ग्राफ बनाना है हमें, मान के चलो, तो हम क्या करेंगे? इसमें एक एक करके वैल्यू रखेंगे सर, एक एक करके वैल्यू रखेंगे। जैसे अगर आपको पता हो तो स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है एक टेबल के रूप में कि यहाँ पर रख बेटा x की वैल्यू रख, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आई? तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू भी 0 होगी। बोल हाँ या ना? हाँ सर, x 0 रखोगे तो m इंटू 0 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी,
x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है मुझे? x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? ये कौन से ग्रह से आया है? अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू 1 रख दी तो y क्या हो जाएगा? सर y बराबर होता है mx। तो रख के देखना, y बराबर m इंटू एक्स की जगह 1 आ गया तो y बराबर m आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? m आ गई। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैंने x की जगह 2 रखा होता तो y की जगह क्या आता? y की जगह क्या आता? y की जगह क्या आता? सर y की जगह यहां पर 2 रखते तो y की जगह 2m आ जाता। 3m तो 3m होगा। हाँ सर, अभी आपने जो समझा था वही होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? क्या समझा था मैंने कि अगर मैंने x को दुगना करा तो y भी दुगना हो जाएगा। देख, ये 1 गुना है, ये 2 गुना है, ये 3 गुना है। अगर मैं 1000 रखूं तो 1000m आंसर आ जाएगा, 1000m आंसर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक बार हम बिल्कुल बेसिक से जो कक्षा 10वीं में करते थे वो करेंगे, फिर उसमें और नई चीजें सीख लेंगे। x दुगना हुआ y भी दुगना हो गया, x तिगुना हुआ y भी 3 गुना होते जा रहा है। -1 हुआ तो -m आ जाएगा। अब अगर मैं इसके बिंदु देखूंगा तो बिंदु कहां आएंगे? सर एक बिंदु तो मूल बिंदु है, देख 100% 0,0 है। अगला है 1,m, 1,m। m क्या है? m कुछ भी हो सकता है, m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 50 100 1000 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो बिंदु होगा वो होगा 1,m। अगला 2,m सर यहां कहीं आएगा। तो अगर इन सबको मिलाए तो हम इनको मिलाकर एक रेखा बनाई जा सकती है, या इन सबको मिलाते हुए एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी इसका समीकरण है y बराबर mx। क्या है इसका समीकरण? y बराबर mx है इस लाइन का समीकरण। ये x हो गया, ये y हो गया, इसका समीकरण होगा y बराबर mx। ठीक है, इसमें ये वाला बिंदु जो होगा वो 0,0 है। ठीक है, 0,0 है। एक बिंदु यहां पर क्या हो जाएगा? 1,m हो जाएगा, है ना। अच्छा, 1,m का मतलब समझ रहे हो ना यार सब, कि सर x अक्ष में आप चले 1, x अक्ष में आप चले 1 और y अक्ष में चले m, ये होगा 1,m। क्या मैंने सही बोला? 1,m मतलब क्या होगा? x अक्ष में चले 1, y अक्ष में चले m। 2,m सर इधर 2 चले, इधर 2m चले, इधर 3 चले, इधर 3m चले। तो इसी प्रकार से हम ये पूरी लाइन के सारे बिंदु बना सकते हैं, और इसके अलावा ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी y बराबर mx। ठीक है, तो y बराबर mx जब भी लाइन होगी तो सबसे पहली बात तो क्या होगी? यह मूल बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजर रही है? मूल बिंदु से गुजर रही है, 0,0 से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक लाइन है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सी बात। अब हम आगे बढ़ते और m क्या है इसको समझने की कोशिश करते। क्या y बराबर mx का आप सभी लोग ग्राफ बना सकते हैं? m पर पीएचडी करना है अब हमें, m पर चर्चा, है ना। m क्या है? m क्या है पहले ये समझते हैं, है ना। m क्या है और m पर चर्चा करेंगे कि m पर हम और क्या क्या बातें बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आओ मिलकर करना शुरू करें। m पर कैसे चर्चा करेंगे? देखो, अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें m का मान ज्यादा या m का मान कम, है ना, इसको ऐसे समझते पहले। m का मान ज्यादा या m का मान कम, तो अगर m का मान ज्यादा है, अगर m का मान ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर m का मान ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि y अक्ष में ज्यादा चढ़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर कोई बोल रहा है m का मान ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? y अक्ष में ज्यादा चढ़ेगा, y अक्ष में ज्यादा चढ़ेगा। जैसे इसको हम ऐसा समझते हैं, मान के चलो कि यहां पर मेरे पास एक लाइन ऐसी बनी हुई थी, एक लाइन ऐसी बनी हुई थी। ठीक है, अभी मैं m का फील ले रहा हूं, m का फील ले रहा हूं, एक एक करके m का फील लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा m का फील? जैसे अगर मान के चलिए पहला वाला था ना, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, नंबर 1 नंबर 2। अब अगर मैं या ए बी बोल दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब अगर मैं
यहां पर 1 मीटर चला, यहां पर 1 मीटर चला, तो इसमें तो सर कम ही उठूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। तो किसका m ज्यादा है, दूसरे वाले का या पहले वाले का? पहले तो ये बताओ। एक एक करके फील लेंगे, हर एक चीज का फील लेंगे, एक एक करके फील लेंगे। किसका m ज्यादा है, b का या a का? b का या a का? सर m क्या है? m है y अक्ष की दूरी। m क्या है? y अक्ष की दूरी। तो अगर तुम y अक्ष में ज्यादा चढ़ोगे तो m तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? इतनी सी बात बताओ पहले तो। हाँ सर, दूसरे वाले का m ज्यादा, इतना सभी को समझ में आया? तो m मतलब क्या हुआ? m मतलब जैसे अब मैं क्या सब बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा m होगा उतना ज्यादा चढ़ना कठिन होता जाएगा। अगर मैं बोलूं कि यहां पर भाई 2 लाइन है, 2 रास्ते है ना, चिंटू चीटा यहां बैठा है, चिंटू चीटा यहां बैठा हुआ है, तो कहां चढ़ने में कठिनाई ज्यादा होगी? कहां चढ़ने में कठिनाई ज्यादा होगी? सर दूसरे वाले में कठिनाई ज्यादा होगी, दूसरे वाले में कठिनाई ज्यादा होगी। तो मैं पहली बात ऐसा बोल सकता हूं कि m अधिक तो चढ़ना कठिन, चढ़ना कठिन। देखो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, कुछ बच्चे बोल रहे सर m ढाल होता है, मुझे नहीं आता, लेकिन अगर मैं इतना बोलूं कि अगर जिसका ढाल ज्यादा है उसके लिए चढ़ना कठिन होगा, क्या ये बात मान सकते हो? क्या इतनी सी बात मान सकते हो ना? तेरे पास 2 रास्ते, एक खड़ा रास्ता है, एक थोड़ा कम खड़ा रास्ता है, तो जिसमें रास्ता खड़ा होगा उसको वहां पर चढ़ाना और ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, क्या इसका उल्टा भी सही है? अगर मान के चल किसी का m ज्यादा है, किसी का m ज्यादा है, अगर वो ऑलरेडी ऊपर है, तो जिसका m ज्यादा उसके लिए क्या ज्यादा आसान होगा? सर ऊपर वाला आदमी तो फिसलता है नीचे, अरे नीचे वाला ऊपर जाता तो वो चढ़ना हुआ, और ऊपर वाला नीचे आता, मतलब क्या होता है सर? फिसलता है, वो तो फिसलता है। तो जिसका m ज्यादा उसके लिए फिसलना आसान हो गया, उतरना आसान हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। सर m ज्यादा तो चढ़ना कठिन होगा, लेकिन चढ़ना कठिन होगा तो उतरना आसान होगा, है ना? जैसे कुछ होता है ना, जैसे कुछ माता के मंदिर वगैरह से ऊपर पहाड़ पे होते हैं, जैसे हमारे उधर हमारे शहर में है ना एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो ऊपर थोड़ा पहाड़ पे है, तो वहां पे चढ़ने में है ना, चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब उतरते तो मजा आ जाता, फट 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 करके नीचे भाग जाओ सबके सब, ठीक है? तो उतरना आसान हो जाता है। तो चढ़ना अगर कठिन है, m अधिक तो चढ़ना कठिन, m अधिक तो फिसलना आसान। क्या सभी को m का फील आया? क्या सभी को m का फील आया? क्या सभी को m का फील आया कि सर m अधिक और m आसान मतलब क्या होता है? अभी मैंने तुझे बताया नहीं m क्या है, लेकिन बस इस m का फील आ चुका है मुझे, है ना? तो ऐसा ही होना चाहिए फिजिक्स में कि वो चीज पता चले, उससे फिर उसका फील होना चाहिए कि हाँ सर ये अगर बढ़ेगी, ये अगर घटेगी तो क्या होगा। अब हम m क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर m का मान मैं निकालना चाहूं, अगर मान के चल मैंने किसी दिन सोचा कि सर ये m कितना है ये पता करना चाहूं मैं, तो क्या आएगा m? तो अगर m क्या है ये पता करना चाहे तो देखो यहां पर एक त्रिभुज सा बन रहा है, ये एक त्रिभुज सा दिख रहा है सभी को? हाँ सर ये त्रिभुज सा दिख रहा है। अगर इस त्रिभुज को मैं अगले पन्ने पे बना लूं, अगले पन्ने पर ये त्रिभुज को बना लूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये त्रिभुज मैंने यहां पर बना लिया जो वहां पर था। क्या था सर इसमें? ये वाली तो एक लाइन थी सीधी, ठीक है, और यहां पर ये m था और ये 1 था, ठीक है, और ये मेरे लिए x अक्ष थी और ये मेरे लिए y अक्ष थी, ठीक है, ये लाइन थी वहां पर एग्जैक्ट ऐसी कैसी। अब मैं ऐसा कैसे सोचूं कि सर मैं m का मान निकाल पाऊं, m का मान निकाल पाऊं। तो मेरे पास यहां पर लंब है, आधार है। हाँ सर m को मैंने अभी अभी त्रिकोणमिति पढ़ा,
त्रिकोणमिति पढ़ा। तो त्रिकोणमिति में मैंने पढ़ा था सर कि यहां पर मेरे पास अगर कल को लंब है और आधार है तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन से नहीं बेटा, पाइथागोरस लगाएगा तो ये कौन निकल जाएगा, वो चाहिए नहीं मेरे को यहाँ पर कितना कोण है उसमें इंटरेस्ट है, कितना कोण है उसमें इंटरेस्ट है। तो बताओ भाई किसमें, कौन से त्रिकोणमिति में अनुपात में हमने बात पढ़ी थी। बिल्कुल सही बात, सभी चीजों ने एक स्वर में बोला। सर आपने पढ़ा था टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है एक, आधार सॉरी लंब है एम, आधार है एक। अगर जरूरी नहीं तुम यही त्रिभुज लो, तुम आगे वाला भी बिंदु ले, जैसे मान के चलो सर यहाँ पे बिंदु लेता मैं, तो ये होता है 2m बटे में 2, तो 2m बटे में 2 m ही होता है, 2 से 2 कट जाता, तो बटे में 1 है, या मैं इसे टेन थीटा लिख सकता हूं। टेन थीटा जो होगा वो m के बराबर होगा, टेन थीटा जो होगा वो m के बराबर होगा। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि यहां पर टेन थीटा m के बराबर है, या यह m जो है वो टेन थीटा है, और इसी को हम नाम देते हैं ढाल। क्या नाम दे देते हैं, m को नाम देते हैं हम ढाल, या अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्लोप। मतलब एक्चुअल में अगर मैं बोल रहा हूं किसी का ढाल ज्यादा है, मतलब उसका टेन थीटा ज्यादा है, टेन थीटा ज्यादा है, तो क्या अब आप सब भी बता सकते हैं हाँ सर कि ए और बी में किसका कोण ज्यादा होगा। सर मतलब चढ़ना कठिन या फिसलना अधिक, या मैं बोल सकता हूं एम अधिक। तो एक्स अक्ष के साथ कोण अधिक। क्या ये तीनों बातें सभी को समझ में आई कि सर ढाल अधिक होगा, अच्छा, चढ़ना कठिन फिसलना आसान, ओके, और ढाल अधिक मतलब कि एम अधिक मतलब एक्स अक्ष के साथ कोण अधिक। जिसका एक्स अक्ष के साथ कोण अधिक होगा उसके लिए वही वाली बात होगी, क्या चढ़ना कठिन होगा फिसलना आसान होगा। क्लियर है। तो अगर मेरे को ढाल बोला जाए तो याद रखना, में ढाल बोला जाए मतलब वो टेन थीटा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ढाल मतलब कोण हो गया। ना 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 ना, ढाल मतलब कोण नहीं है। अगर मैंने बोला कि कोई एक रेखा है जो एक्स अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर है, तो उसका ढाल 60 डिग्री है। ना 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 ना, इसका एक्स अक्ष से कोण 60 डिग्री है, तो ढाल क्या है, ढाल टेन थीटा है। ध्यान रखना ये बात, आया समझ में ना। हर एक के कान में आके बात बोल रहा हूं, ये बिल्कुल दिमाग में छाप लो ये बात को कि कोण टेन थीटा नहीं है, सॉरी कोण जो है वो ढाल नहीं है, टेन थीटा जो है वो ढाल है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को बोला कि सर कोण 60 डिग्री है, कोण 60 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ढाल टेन 60 होगा। ठीक है। जैसे अगर मेरे को बोला जैसे मान के चलो एक एग्जांपल समझते, यहां पर मेरे पास एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहां पर ये कोण 60 डिग्री। मुझे बोला कि इसका समीकरण बताइए, इस लाइन का समीकरण बताइए, लाइन का समीकरण। तो कोण कितना है, कोण कितना है 60 डिग्री। तो अगर मैं तुझसे पूछूं एक्स अक्ष के साथ कोण कितना है, तो तू बोलेगा सर एक्स अक्ष के साथ कोण जो है वह 60 डिग्री है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ढाल कितना है इसका, थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है, मैंने तुमसे पूछा ढाल कितना है, तो ढाल बोलोगे सर ढाल जो है वो m है, और m जो है वो टेन थीटा है, या टेन 60 डिग्री है, या m की जो वैल्यू आएगी वो √3 आएगी, m की जो वैल्यू आएगी वो √3 आएगी। आ गया समझ में सभी को, m की वैल्यू √3 है, m की वैल्यू 60 डिग्री नहीं है। मतलब कि मैं यहां पर y बराबर mx लिखूंगा, तो m की वैल्यू मुझे √3 मिल गई, तो y बराबर √3x, ये मेरे पास समीकरण बन गया इस रेखा का। इस रेखा का समीकरण है y बराबर √3x। क्या अब सभी चीजें एकदम होशियार हो गए कि हाँ सर अब हमें कंसेप्ट भी समझ में आ गया और बातें भी चमक गई कि कैसे हमें अगर हमें कोण दिया जाएगा तो हम कैसे कहानी को रच सकते हैं।
अच्छा, अब इसमें ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि यदि मैं कोण बढ़ा रहा हूं, देखो ये फिर से जो बताया उसी को रिवाइज करवा रहा हूं एक तरीके से। यदि मैं कोण बढ़ा रहा हूं तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा मतलब ढाल बढ़ेगा। क्या ये नीचे वाली लाइन सही लिखी है? क्या एक बार और बता देता हूं, क्या ये नीचे वाली लाइन सही लिखी है? जिसको ये लाइन समझ में आ गई मतलब उसको पूरा समझ में आ गया। जिसको नीचे वाली लाइन समझ में आ गई उसको पूरा समझ में आ गया। क्या कि अगर सर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो ढाल बढ़ेगा। बस इतनी सी बात समझ गई। क्या सभी को लाइन समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं हम कहानी के अगले मोड़ पर। अभी तक जो हम बोल रहे थीटा थीटा, अच्छा तो ये लाइन जो है वो कौन से चतुर्थांश में से निकल रही है? ये लाइन जो है वो कौन से चतुर्थांश में से निकल रही है, बताओगे? सर ये लाइन जो है वो प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में से निकल रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं कि लाइन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में से निकल रही है? अब जरा याद करो, ए सनम तेरी कसम, उसमें प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता था। ए सनम तेरी कसम, तो इसमें और इसमें tan पॉजिटिव होता था, मतलब ढाल पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैंने यही सब कुछ बनाया होता और लाइन जो है वो ऐसी बना दी होती, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? बताएगा कोई? क्या अंतर है? सर इसमें ये लाइन जो है वो द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में से निकल रही है। अरे एक लाइन होगी तो या तो वो प्रथम और तृतीय में से निकलेगी, या चतुर्थ और दूसरे और चौथे चतुर्थांश में से निकलेगी। तो इसमें सर इसमें हमें पता है कि कोण इधर से मापो या इधर से मापो, इसमें tan नेगेटिव होता है। इसमें tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। tan थीटा नेगेटिव होता है, या मैं बोल सकता हूं कि इस कंडीशन में ढाल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या सभी लोग इतनी सी बात पकड़ लिए कि सर अगर लाइन ऐसी होगी तो ढाल पॉजिटिव होगा, लाइन ऐसी होगी तो ढाल नेगेटिव होगा। दैट्स इट। बस इतनी सी बात समझ थी। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला, मान के चलो मैंने तुम्हें बोला मेरे को एक लाइन बनानी है, क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूं मैं तुम्हें, मेरे को लाइन बनानी है y बराबर माइनस एक्स की लाइन बनानी है। तो y बराबर माइनस एक्स में m का मान क्या है? मैं कोण कुछ नहीं पूछ रहा हूं, बस इतना बताओ m का मान कितना दिखाई देता है? m का मान क्या दिखाई देता है? तो सर इसमें क्या मैं बोल सकता हूं मेरे प्यारे, m का मान -1 है। क्या मैं बोल सकता हूं m का मान -1 है? क्या मैं बोल सकता हूं m का मान -1 है? नेगेटिव है सामने, तो क्या m का मान -1 है? -1 है। तो अगर m का मान -1 है तो tan थीटा जो होगा वो -1 होगा, या थीटा की वैल्यू में -45 डिग्री लिख सकता हूं। क्या मैंने सही लिखा? क्योंकि सर +1 होता तो 45 होती, -1 है मतलब -45 या 135 डिग्री भी लिख सकता हूं। दिमाग में चोट लग गई। 135 डिग्री। एक बार जरा वो 0 से 80 तक की वैल्यूज लिखवाई थी ना मैंने, जरा देखो कॉपी के पन्ने पलटा कर। tan 135 का मान क्या होता है? tan 135 का मान क्या होता है? कल टेस्ट नहीं होगा बेटा। tan 135 का मान क्या होता है? -1। बिल्कुल सही बात। तो 45 बोलो या -45 या 135 बोलो, बात बराबर है। मुझे अच्छा नहीं लगा, देख अच्छा लगाता हूं मैं तुझे। मान के चलो यहां पर हमने अगर इसकी लाइन बनाई तो इसकी लाइन कैसे बनेगी? सर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो मैं यहां पर लाइन बनाऊंगा। पहली बात तो लाइन बनेगी इस स्टाइल की, डिजाइन मेरे को पता चल गई। हाँ भाई डिजाइन पता चल गई तुझे, ये डिजाइन की लाइन बनेगी। अब इसमें अगर मैं कोण, अब मैंने क्या सिखाया था कि अगर सर कोण, ध्यान सुना,
अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एक ही बार में, मेरी ये वाली बात ध्यान से सुनी। तो लाइन तो ऐसी बनेगी, लाइन का डिजाइन पता चल गया सबको, डिजाइन कि सर ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, क्योंकि ढाल नेगेटिव है। अब कोण को मैं समझा रहा हूं, कोण का फील देख, मैंने तो समझा था कि अगर सर ऐसा घुमाओगे तो कोण पॉजिटिव होगा, ऐसा घुमाओगे तो कोण नेगेटिव होगा। क्या इतना बताया था? क्या इतना बताया था? बिल्कुल सर। तो मैं बोल रहा हूं -45, तो ये -45 जो होगा, -45 जो होगा वो कहां होगा सर? वो ये रहा, वो रहा 45 डिग्री। क्या मैंने इसे यहां से इस दिशा में मापा है? क्या मैंने यहां से इसे इस दिशा में मापा है? तो क्या ये 45 डिग्री होगा? क्या -45 डिग्री होगा? अरे बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना। और अगर से मैंने ऊपर से मापा होता तो ये वाला कोण है ना, अगर एक रेखा है, अच्छा पहले ये तो बताओ तुम्हें ये पता है कि नहीं कि अगर मान के चलो एक लाइन है, ये अगर ये कोण θ1 है, ये कोण θ2 है, तो ये θ1 प्लस θ2 कितने डिग्री होगा? ऐसे ही पूछ लिया मजे मजे में, θ1 प्लस θ2 कितनी डिग्री होगा? अरे θ1 प्लस θ2 कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। वाह, बस यही सुनना बचा था। हे राम, हे भगवान, है ना, वो कौन सा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, वो उसमें कौन रहता है, वो समझ रहे हो? मुझे लग रहा तुम लोग, जेठालाल की जो बीवी रहती है ना, वो जब भी ऐसा कुछ अजीब सा सुनती है तो ऐसा करती है ना, हे माता रानी। तो बस ये सुनने से पहले दया, हाँ दया। तो ये 360 कौन बता रहा है? दया भाभी। वाह, देखा दया भाभी। तो यह θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होता है। तो बेटा अगर एक कोण 45 डिग्री है, तो अगर देखो दोनों जैसी आपकी इच्छा वैसे मापो, इधर से मापोगे तो 35 है, इधर से मापोगे तो 45 और इधर से मापोगे तो 135 डिग्री। क्यों? इधर 35 तो इधर 100, इधर 45 तो इधर 135, 45 और 135 होगा, तभी तो इनका 180 डिग्री बनेगा। हे माता जी, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर अगर मैं इधर देख, अगर मान के तो देख, सुनना, ध्यान सुना, अगर एक लाइन ऐसी थी उसको मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा, तो ये इधर से मापूंगा तो 45 डिग्री और पूरा इधर से मापूंगा तो 135 डिग्री। दोनों एक ही चीज है, बोलो हाँ या ना। कितनों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया सर कि -45 लिखूं या 135 लिखूं, वैल्यू तो -1 ही होगी और ये सेम ही है। आप चाहो तो नेगेटिव में मापो, आप चाहो तो पॉजिटिव से मापो, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। और ये लाइन जो है वो द्वितीय और चतुर्थांश में से काटती हुई बनेगी अगर ढाल नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के अभी तक का जो कंक्लूजन है वो दो बातें ध्यान रखना है आपको कि अगर ढाल पॉजिटिव लाइन ऐसी बनेगी, ढाल नेगेटिव तो लाइन ऐसी बनेगी। बोल दो भैया, क्लियर है मामला? आ गया मजा जिंदगी का? आ गया मजा जिंदगी का? क्लियर है कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान के चलो सर पास लाइन जो है वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, तो क्या करेंगे? मूल बिंदु से नहीं गुजरी तो क्या करेंगे? तो उसका समीकरण कैसे दिया जाता है अब वो हम सीखने वाले ना, कि अगर मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी लाइन तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा y बराबर mx। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो व्यापक रूप से एक बार कंक्लूजन करके दे देता हूं आपको। अगर ऐसा होगा जब भी, तो हम इक्वेशन लिखेंगे y बराबर mx और इसके लिए लिखेंगे y बराबर -mx, है ना, नेगेटिव ढाल ये रहा, पॉजिटिव ढाल ये रहा। अब अगर हमारे पास वह मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी तो हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए अब हम समीकरण में लिखेंगे y बराबर mx प्लस सी। क्या लिखेंगे? y बराबर mx प्लस सी। अब इसके लिए जैसे हमने y बराबर mx के लिए सारी कहानी करी थी, वैसे y बराबर mx प्लस सी के लिए कर देखते हैं। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस सी में क्या होगा? फिर से वही करते हैं सर, हम है छोटे छोटे कक्षा 9वीं के बच्चे, हमको गणित वाली मैडम ने सिखाया 1 बराबर 0 लग y की वैल्यू कितनी आएगी? m आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नहीं सर, y की वैल्यू c आ जाएगी, y की वैल्यू c आ जाएगी।
y की वैल्यू c आ जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका कि अब मेरे पास जो लाइन बन रही थी, वो लाइन मूल बिंदु से गुजरती हुई बन रही थी। ठीक है, तो अगर y बराबर mx प्लस c लिख रहा हूं तो इसमें m तो वही है, अरे m तो पुराना वाला ही है, क्या नया जुड़ गया? सर c नया जुड़ गया। क्या जुड़ गया? c नया जुड़ गया। ठीक है, तो अगर c नया जुड़ गया, अच्छा एक, अब हमने x बराबर 0 रख दिया यहां पर, तो y बराबर c आ गया। c क्या है? c कोई भी संख्या हो सकती है, c एक नियत मान है और इस c को बोलते हैं y अंतखंड बोलते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका फील लेते हैं अब हम, है ना। c या इंटरसेप्ट क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूं x बराबर 0 और y बराबर c है, तो मतलब मेरे पास जब यहां पर ये मैंने जो बिंदु बनाया था ना, इसमें पिछली बार करे थे, ये x लिखा था, यहाँ y लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसमें जब x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर c आ जाएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन, आगे सॉल्व करूं ना करूं, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन है कि सर x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 आ रहा था, लेकिन अब यहां पर x बराबर 0 रखने पे y बराबर c आएगा। मतलब लाइन जो है वो 0, c से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? 0, c से गुजरेगी लाइन। मतलब कि सर अगर हमने यहां पर ये एक x अक्ष लिया, एक y अक्ष लिया, एक x अक्ष लिया, एक y अक्ष लिया बेटा, तो यहां पर अगर हम एक लाइन खींचेंगे, यहां पर अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो अब ये लाइन जो है वो ऐसी रहेगी क्या? हाँ सर, ऐसी तो रहेगी, इसका ढाल तो पॉजिटिव है, लेकिन बस ये 0, c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक एक करके सीखेंगे। अभी मान के चलो मैंने c पॉजिटिव मान लिया, तो लाइन जो है वो यहां से गुजरेगी, ऐसी ऊपर खसक जाएगी, बस। लाइन थोड़ी ऊपर खसक जाएगी। क्यों ऊपर खसक गई सर? क्योंकि अब यहां पर ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है या ये वाली जो दूरी है, ये c है, ये है जो वो c है। यहां से कितना ऊपर चले गया? तो ये कितना ऊपर चले गया? c पर चले गया। तो इसे y अक्ष को ये c पे काट रहा है, इसलिए y खंड कह रहे हैं हम इसे। क्या ये सभी को छोटी सी बात चमकी? सर लाइन जो यहां जा रही थी उसे मैंने ऊपर खसका दिया। क्यों खसका दिया? क्योंकि यहां पर यह 0, c से गुजर रही है। ठीक है, मूल बिंदु तो अभी भी वहीं होगा, लेकिन लाइन अब मूल बिंदु से ना गुजरते हुए ऊपर से गुजरेगी। तो ये जो लाइन होगी, ये मैं कहूंगा y बराबर mx प्लस c। ठीक है, अब मैं तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट एसपी स्टार केसेस बनाकर दे रहा हूं, जिसपे सारा जितना पढ़ा रहा हूं सब कुछ उस पर आधारित होगा। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, मतलब जो अब मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर, मतलब ये जो 4 केसेस बनाऊंगा, इसके बाहर कोई लाइन बनी ही नहीं सकती। मतलब नीट में कोई भी एग्जाम का, नीट या कोई भी जेईई का पेपर उठा के देख लो, या इस दुनिया में कोई भी लाइन उठा के देख लो, जो मैं बता रहा हूं उस वैसी ही लाइनें बनेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, बन ही नहीं सकता। सारे केस एक ही बार में। क्या क्या संभावना है इस दुनिया में? पहले अगर हो सकता था y बराबर mx प्लस c, तो इसमें ढाल भी पॉजिटिव था बेटा और c भी पॉजिटिव था, है ना। क्योंकि सर ढाल पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें समझ में आ गया सर, कि अगर आपने लाइन ऐसी घुमाई तो ढाल पॉजिटिव है, लाइन अगर आपने ऐसी घुमा दी तो ढाल नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर दूसरा केस बनाऊं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सारे केसेस से में कवर हो जाए, मान के चलो मैं बोला होता y बराबर mx माइनस c की लाइन कैसे बनती, तो यहां पर अगर मैं y बराबर mx माइनस c कर दूं बेटा, तो यहां पर ये जो लाइन बनेगी, वो कैसे बनेगी? तो अब मेरे पास देख y बराबर mx, अभी तो ढाल अभी भी पॉजिटिव है,
तो लाइन कैसी बनेगी सर? लाइन तो ऐसी ही बनेगी, लेकिन अब एक छोटा सा परिवर्तन होगा। कौन बताएगा कि लाइन को मैं कहां खसकाऊं, ऊपर या नीचे? कहां खसकाई जाए लाइन? ऊपर या लाइन कहां खसकाई जाएगी? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि सर सी नेगेटिव में है, तो ये लाइन नीचे की तरफ आ चुकी है। ये लाइन नीचे की तरफ आ चुकी है। कितनों को ये समीकरण समझ में आ गया सर? y बराबर mx माइनस सी होगा, तो ढाल तो पॉजिटिव, लेकिन लाइन को अब हमें नीचे ले जाना पड़ेगा। कितनों को ये केस चमका? ये केस नंबर 2 था। ये केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2। कोई भी लाइन देखोगे तुम, वो इन्हीं में से बनेगी, इन्हीं में से एक हुई। इसी प्रकार से केस नंबर 3 देखना ध्यान से। अच्छा, इसमें एक बार लिख दे दो। इसमें ढाल पॉजिटिव था और सी नेगेटिव था, सी नेगेटिव था। ठीक है। केस नंबर 3, y बराबर माइनस mx प्लस सी। क्या लगता है तुम्हें कैसी लाइन बनेगी सर? इसमें ढाल बता, सबसे पहले ढाल कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ढाल तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है सर, ढाल तो नेगेटिव है। ढाल कितना है, कैसा है? ढाल नेगेटिव है सर, ढाल नेगेटिव है। तो ढाल अगर नेगेटिव है तो लाइन कौन सी बनेगी सर? लाइन तो ये वाली बननी चाहिए, ये वाली बननी चाहिए, ये वाली बननी चाहिए। तो सर ढाल नेगेटिव है, मतलब यहां पर लाइन जो है वो तो ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। बिल्कुल सर। अब इस लाइन को क्या यही बना दूं, यही बना दूं, खत्म हो गया? नहीं 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 सर, प्लस सी, प्लस सी। ढाल नेगेटिव और सी पॉजिटिव। नहीं भी बताऊंगा तो भी एसपी सर के जो चीते होंगे उनको पता है चौथे केस में क्या होने वाला है। क्या होगा सर? अब y बराबर माइनस mx माइनस सी हो जाए, मतलब ढाल भी नेगेटिव हो जाए और c भी नेगेटिव हो जाए। अरे देखना क्या हो सकता है, 4 ही तो चीजें पॉसिबल इस दुनिया में। m पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, c नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसके अलावा क्या होगा इस दुनिया में? कुछ नहीं हो सकता। बस यही चीज मैंने तुम्हें समझा दी एकदम तूफानी तरीके से। तो यहां पर सर क्या होगा, इसमें यहां पर सर ढाल तो अभी भी नेगेटिव रहेगा। ढाल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ढाल नेगेटिव रहेगा, लेकिन अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा सर? ढाल तो नेगेटिव होगा, लेकिन लाइन अब नीचे बनेगी। लाइन कहां बनेगी? लाइन अब नीचे बनेगी, लाइन अब नीचे बनेगी। कितनों को ये समझ में आ गया सर? y बराबर माइनस mx। सर ढाल नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें लाइन लिख दूं तो क्या तुम चारों में से पहचान सकते हो कौन सा ग्राफ बनेगा? अगर मैं लाइन लिख दूं तो चारों में से कौन सा ग्राफ बनेगा? क्या सभी बच्चे पहचान सकते हैं? क्या इस पे 2 एग्जाम्पल करवा दूं मैं? क्या मैं इस पे 2 एग्जाम्पल करवा दूं? जैसे अगर मैंने बोला होता क्वेश्चन, बस केस बता दे मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अगर आज तुमने मुझे ये बता दे कि केस कौन सा है 1 2 3 4 में से, बस उतने में ही मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और उतने में ही मैं सुखी हो जाऊंगा और आज मुझे चैन की नींद आ जाएगी। बस ये बता दो कि कौन सा यहां पर ग्राफ बनेगा। मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, प्लीज कृपया करके कोई भी गलत ना बताए। y बराबर माइनस √3x प्लस 4, 1 2 3 4, कौन सा केस बनेगा? कौन सी लाइन बनेगी? आपको ऐसा क्वेश्चन में ऐसी लाइन बना कर देगा ना, ऐसा ऑप्शंस रहेंगे। कैसे? ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसे जो वही जो 4 ऑप्शन मैंने बताए उन्हीं में से वो चारों ही ऑप्शन रहेंगे। तो उन्हीं में से आपको बताना है कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा। सर यहां पर m की वैल्यू माइनस √3 है और c की वैल्यू 4 है। क्या ऐसा है? तो सर m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो क्या तीसरा ग्राफ बनना चाहिए? बोल मेरे प्यारे, हाँ या ना? क्या तीसरा ग्राफ बनना चाहिए? हाँ सर। तो यहां पर अगर लाइन खींचोगे आप तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? सर इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। कितने बच्चे कर ले गए? फिर
ये वाली दूरी जो है 4, क्योंकि ये बिंदु जो होगा वो 0,4 होगा। अच्छा, ये कोण कितना है? कोण कितना है सर? m बराबर है -√3, मतलब tan थीटा जो होगा वो बराबर होगा -√3 के, या थीटा की वैल्यू में लिख सकता हूं -60 डिग्री। बोल हाँ या ना? तो ये वाला जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। नीचे से 60 या ऊपर से? नीचे से 60 या ऊपर से? ऊपर से 120 डिग्री। अरे ऊपर से देखता तो 120 डिग्री, नीचे से देख रहा तो 60 डिग्री। समीकरण ये 4-5 लाइन इक्वेशन लिख देता हूं और उसके समीकरण आप एक बार ट्राई जरूर करना। होमवर्क में भी आपको और सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा होता है यहां पर, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिख कर दे देता हूं। इन सब का आपको ग्राफ बनाना है, सोच कर बनाना है ना। मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, इसको पहले y बराबर mx प्लस c के रूप में परिवर्तित करना है तुम्हें, फिर ही बनेगा। ये 3 इक्वेशन है जो आपको बनानी है। चलो 4 कर देते ना, 4 नंबर अच्छा होता है। इन चारों के ग्राफ बनाने हैं आपको, इन चारों के ग्राफ बनाना है। पहले इक्वेशन को हिंट दे देता हूं, पहले y बराबर mx, मतलब y एक तरफ रहना चाहिए, बाकी सब एक तरफ कर देना। फिर y के आगे वाला नंबर भी हटाना, y बराबर mx करना। फिर उसके बाद में केस पहचानना कौन सा केस है, और फिर उसके बाद में m और c की वैल्यू निकाल लेना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मंडे के दिन।